प्रेसिडेंसी स्थापित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हम इस पर चर्चा कर दें कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जनक फ्रांसीसी डे है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जनक गेराल्ड ओंगियार कलकत्ता शहर के जनक जॉब चार्नक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ये तीन महत्वपूर्ण शहर जो भारत के सबसे महानगर में शामिल है, इस तीनों की स्थापना ब्रिटिश काल में अंग्रेज के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी डे ने सेंट जॉर्ज का किला 1639 ईस्वी में स्थापित किया मद्रास के पास, जहां मद्रास शहर की स्थापना हुई। तो मद्रास के जनक फ्रांसीसी डे है। इसी प्रकार गेराल्ड ओंगियार बॉम्बे के संस्थापक है और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक है। ये तीन शहर जो महानगर के रूप में जाना गया है। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस तीनों प्रेसिडेंसी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रेसिडेंसी के प्रमुख प्रेसिडेंट होते थे और उसके क्षेत्राधिकार को प्रेसिडेंसी कहा गया। अब हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगा कि किस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में भारत में अंग्रेज का विस्तार हुआ। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हुगली में, पूर्वी क्षेत्र में हुगली में पहली कारखाना 1651 में शाह शुजा के कार्यकाल में खोला गया। ब्रिजमैन की अध्यक्षता में हुगली में अंग्रेज की पहली कारखाना खोला गया। हम यह जानते हैं कि दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में 1611 में ही पहली कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोल दी थी। इस प्रकार ये विभिन्न कंपनियां खोली। इस क्रम में 1698 की हम चर्चा करेंगे। 1698 में नॉरिस के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल औरंगजेब के दरबार में आया था। तो स्वाभाविक है, व्यापारिक यदि मंडल है तो क्यों आएंगे, तो वह कुछ व्यापार से संबंधित कार्यों के लिए आएंगे। इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछी जाती है, 1715 ईस्वी की एक घटना है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में जॉन सुरमन
के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन, शामिल था, जो सर्जन था, जिसने फर्रुखसियर के असाध्य बीमारी का उपचार किया, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में 3000 रुपये सालाना लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा का चुंगी मुक्त व्यापार करने अधिकार दे दिया। ओर्म ने इसे व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा। देखिए, बहुत बड़ी एक घटना घटने जा रही है, जो भारत के इतिहास में परिवर्तन, एक क्रांतिकारी युग परिवर्तन घटना साबित होगी। और वह घटना होगी 1715 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार से जॉन सुमरन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मिलती है, जिसमें जॉर्ज स्टीफेंसन उनके सहयोगी हैं और उनके साथ एक ब्रिटिश सर्जन, एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन भी भाग लेते हैं। इनके मुगल बादशाह और ब्रिटिश शिष्टमंडल के बीच जो प्रतिनिधि एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इस संप्रेषण के जो मीडिएटर था वो अर्मीनिया का निवासी ख्वाजा हुदसे था। ख्वाजा हुदसे ने दोनों के बीच अनुवादक का काम किया। इस दौर में हम देखेंगे कि व्यापारिक सुविधा तो मिलती ही है, लेकिन फर्रुखसियर की असाध्य बीमारी थी, जिस असाध्य बीमारी को इलाज करने वाला सर्जन विलियम हैमिल्टन है। इससे फर्रुखसियर बहुत ही खुश होते हैं और प्रसन्न होकर उन्होंने 1717 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 3000 रुपया सालाना देना है। साल में इनको सालाना 3000 रुपया देना है। और आप देख सकते हैं कि इस 3000 रुपये के बदले में उन्हें जो है चुंगी मुक्त व्यापार का ये अधिकार मिल गया। इसको जो अधिकार मिला उसे निशान या दस्तक कहा गया। ये निशान या दस्तक है जो मुगल बादशाह का फरमान है, कानून है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी सामान होगी, वस्तु होगी क्रय विक्रय की, उस पर कोई भी चुंगी नहीं लगेगी। वह बेरोक टोक
वह जाएगा आएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह विशेषाधिकार अब तक किसी भारतीय कंपनी को नहीं प्राप्त थी और ना ही किसी यूरोपियन कंपनी को। और इस अधिकार के बदौलत ही ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य कंपनियों से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, सुरक्षित और प्रभावशाली होने लगा। इस घटना में हम यह गौर करके देखेंगे, जैसा कि ओर्म नाम के एक एजेंट है। देखिए, ये ओर्म नाम के एजेंट ने तो इस बात की चर्चा की है कि यह जो है, ओर्म नाम के एजेंट ने तो यहां तक चर्चा कर दिया है कि यह व्यापार का मैग्ना कार्टा है। देखिए, मैग्ना कार्टा तक कह चुका है, यानी व्यापार के लिए महाअधिकार पत्र की तरह इसकी संज्ञा दी है। और यह निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो फर्रुखसियर द्वारा 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। और जैसा कि आप जानते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध का भी यह पृष्ठभूमि तैयार करेगी। अब हम पहले एक और कंपनी है जिस पर थोड़ा चर्चा कर लें, और फिर उसके बाद हम लोग बंगाल पर अंग्रेज के विजय अभियान से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता दिए हैं, फिर भी एक बार फिर बता दें कि अब हम लोग के पास पर्व त्यौहार की जो अवधि थी, जिसमें हम लोग काफ़ी इंगेजमेंट हुए, काफ़ी उसमें समय गई, लेकिन वह जीवन का भाग है, अंग है। हमने उसमें आनंद लिया, उत्साह लिया और प्रेरणा ली। अब उस प्रेरणा, आनंद, उत्साह के द्वारा हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जो हमें नौकरी की जरूरी है, उसकी तलाश की ओर हम श्रम करें, मेहनत करें, और एक इस तरह की मेहनत की नाज दें कि आने वाला कल मेरा नाम एक उदाहरण के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में ले। इसलिए अब हम लोग को तेजी से पढ़ना है, अधिक पढ़ना है, क्योंकि आई घड़ी परीक्षा की। अब आने वाली घड़ी जो है, समय जो है, वह परीक्षा की आ रही है, जो आपकी नौकरी की घड़ी आ रही है, आपको जीवन को सार्थक करने के लिए आ रही है। आपको जिस मंजिल की तलाश है, वह मंजिल आपके करीब है। बस आपको कुछ कदम चलना है, और यह जैन रोजगार क्लास आपके इस रास्ता में सहयोगी है। गाइड के रूप में हम लोग आपके साथ हैं। आप मेहनत करें। तो हम एक कंपनी की चर्चा करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की चौथी कंपनी जो भारत आने वाली है, और वह है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरब की ओर कई कंपनी आए, जिसमें अब हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भारत आने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। संस्थापक कोलबर्ट फ्रांस के वित्त मंत्री हैं। राजा लुई 16वां प्रथम कारखाना फ्रैंक केरो द्वारा 1668 में सूरत में दूसरी कारखाना 1669 में मौसलीपट्टनम में फ्रैंकोइज मार्टिन द्वारा 1673 में
1673 में पांडिचेरी की स्थापना किया गया। अब थोड़ा हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली एक महत्वपूर्ण यूरोपियन कंपनी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सत्ता के लिए सोच समझ, प्रयास और प्रारंभिक सफलता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिलेगी। तो यह इस दृष्टि से यह कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होगी बाजार और व्यापार के क्रम में, और अंततः फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होगी और इसका पतन होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं 1664 ईस्वी में हुआ था, और ये सरकारी प्रयास से हुआ था। ये सरकारी कंपनी थी। ब्रिटेन के सफलता से, ब्रिटेन की पूर्वी देशों के व्यापार की सफलता से प्रेरित होकर फ्रांस ने भी पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की। फ्रांस के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने एक कंपनी स्थापित की। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुआ। उस समय राजा लुई 14वां का शासन था। जैसा कि आप जानते हैं कि लुई 14वां का शासन है, और फिर ये कंपनी 1668 में पहली कारखाना भारत में पहली कारखाना कंपनी का जो है 1668 में सूरत में स्थापित हुआ। ये वहाँ के वित्त मंत्री हैं, वहाँ के राजा हैं फ्रांस के, और इनकी दूसरी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण फ्रैंकोइज मार्टिन द्वारा 1673 में पांडिचेरी की स्थापना किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बालकोंडपुरम के जो सूबेदार था, बालकोंडपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से मार्टिन ने एक जगह लिया, और वह जगह ही विकसित हुआ जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये निसंदेह पांडिचेरी फ्रांसीसियों का हेड क्वार्टर आगे चलकर बना। आज भी फ्रांसीसियों का पांडिचेरी में प्रभाव और उनकी सिविलाइजेशन कल्चर को देखा जा सकता है। तो अब हम लोग इस फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जैसा कि जानते हैं कि शुरू हुआ। अब हम लोग इस क्रम में भारत में डुप्ले का चर्चा करेंगे। डुप्ले जो 1742 से 54 तक ये फ्रांसीसी गवर्नर है। हम जैसा कि जानते हैं यह महानतम फ्रांसीसी गवर्नर भारत में था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति है जिसने भारतीय राजाओं और शासन की कमजोरी को समझा, भारत में राज स्थापित करने का विचार लाया। राजनीतिक हस्तक्षेप किया
सहायक संधि किया, जागीर प्राप्त किया। तो हम लोग देखेंगे कि डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर है और ये महानतम फ्रांसीसी गवर्नर है। ये 1742 से 1754 तक भारत में फ्रांसीसी गवर्नर है और ये फ्रांसीसी गवर्नर एक बहुत ही कुशल प्रशासक के साथ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। प्रथम ये यूरोपियन है, यानी यूरोप के प्रथम व्यक्ति है, अथवा हम यह कहें कि प्रथम फ्रांसीसी है जिसने यह समझा कि भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। यहाँ अराजकता और व्यवस्था जैसी स्थिति है। राजा छोटे छोटे टुकड़े में बांटे हैं। राजा के जो विश्वास पात्र, जिसको राजा समझते हैं, जो उनकी दरबारी है, जो उनके चाटुकार हैं, जो उनके बड़े प्रशासक हैं, वह सभी अस्थिर है। उनकी कोई निश्चित नीति नहीं है। वे वफादारी और ईमानदारी से काम करना नहीं जानते हैं। तो डुप्ले इस बात को समझा कि हम यदि चाहें तो भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित कर सकते हैं, और यह सोचने वाला पहला यूरोपियन है या पहला फ्रांसीसी है जिसने भारत में राजनीतिक कमजोरी को समझा, यहाँ राजा की दुर्बलता को समझा, भारत में राज स्थापित करने का सपना किया, विचार लाया, सपना देखा, विचार लाया और उस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप किया। वे सहायक संधि भी की और जागीर भी प्राप्त की। ये सभी सफलता डुप्ले के नाम है। तो डुप्ले के नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार डुप्ले के इस नीति को, वास्तविक जो डुप्ले की नीति है, डुप्ले की जो सोच है, विचार है, उसको वह समझने में सक्षम नहीं होते हैं और ब्रिटेन के दबाव में आकर डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। और डुप्ले को वापस बुलाने का अर्थ है कि भारत में समस्या बढ़ गया, यानी भारत में फ्रांसीसी की स्थिति कमज़ोर हो गई और इसका लाभ अंग्रेज ने उठाया। हम इसी क्रम में डुप्ले के साथ जो कर्नाटका युद्ध है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम दो कर्नाटका युद्ध में डुप्ले का योगदान है। हालांकि द्वितीय कर्नाटका युद्ध के अंतिम चरण में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है, क्योंकि वह सरकार नियंत्रित कंपनी है और उसके जगह गोडहे को भेजा जाता है जो अयोग्य गवर्नर है, जिसके कारण समस्या बनती है। इसी संदर्भ में हम लोग कर्नाटका युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये युद्ध 1746 से 48 के बीच चला। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर था। इस युद्ध का समापन 1748 ईस्वी में एक्सला सेपल की संधि के द्वारा हुआ। द्वितीय कर्नाटका युद्ध 1749 से 1754
इस युद्ध का कारण कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर था। अंबूर के युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ, जिसमें अबरनुउद्दीन मारा गया। चांद साहिबा का जीत हुआ, जिसे डुप्ले समर्थन दे रहा था। हम देखेंगे कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण युद्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं 3 कर्नाटका युद्ध हुआ, हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये तीसरी कर्नाटका युद्ध आते आते फ्रांसीसी कंपनी भारत में बहुत कमज़ोर हो जाएगा और फिर फ्रांसीसी कंपनी का भारत में पतन भी हो जाएगा। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि प्रथम कर्नाटका युद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम कर्नाटका युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वीना है। यह ऑस्ट्रिया बहुत ही शक्तिशाली देश एक समय हुआ करता था, जब वह हंगरी जैसे देश हो, जर्मनी और इटली जैसे देशों पर अपना प्रभाव रखता था। 1748 की एक घटना 46 की घटना है कि ऑस्ट्रिया में कौन उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने हितैषी को, अपने हित साधक को राजा बनाने के लिए तत्पर था। इसी क्रम में दोनों में मतभेद ही प्रथम कर्नाटका युद्ध का कारण बना। और ये प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के जो संघर्ष था उसकी समस्या का निदान हो गया, और यह निदान एक्सला-सेपल की संधि के द्वारा हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एक्सला-सेपल की संधि के द्वारा जो संधि 1748 ईस्वी में हुआ है, प्रथम कर्नाटका युद्ध का समापन हो गया और फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। द्वितीय कर्नाटका युद्ध जो 1749 से 1754 के बीच हुआ, हम इस युद्ध के बारे में देखना चाहेंगे कि यह क्या था। द्वितीय कर्नाटका युद्ध का कारण जो था वह कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर था। मोहम्मद सदुल्ला द्वारा कर्नाटका राज्य की स्थापना किया गया था, और मोहम्मद सदुल्ला द्वारा स्थापित कर्नाटका राज्य की राजधानी जो थी वह आरकट थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अनवरुद्दीन के काल में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। उनके दामाद और पुत्र के रूप में मोहम्मद दोस्त अली और चांद साहिबा के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में जैसा कि आप जानते हैं कि चांद साहिबा को डुप्ले का समर्थन प्राप्त हुआ और अंग्रेज को मोहम्मद दोस्त अली को समर्थन मिला। इन दोनों के बीच संघर्ष की दौड़ चल ही रही थी कि इस समय एक और बड़ी घटना वह हैदराबाद में घटित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद राज्य की स्थापना, हैदराबाद में निजाम शाही वंश राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में
निजाम उल मुल्क द्वारा किया गया, जो चिनकिलिच खां के नाम से जाना जाता था। चिनकिलिच खां जो एक बड़े ही वफादार मुगल सरदार था, जमींदार था, वे सूबेदार रह चुके हैं। और इस सूबेदारी के क्रम में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, वह थी कि उन्हें दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। और सूबेदार बनने के क्रम में वह हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किया। 1748 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हो गया। नासिर जंग को फिर डुप्ले ने समर्थन दिया और मुजफ्फर जंग को अंग्रेज ने। तो इस प्रकार कर्नाटक में कौन उत्तराधिकारी बनेगा और हैदराबाद में कौन उत्तराधिकारी बनेगा, यानी दोनों जगह कौन राजा होगा, इसी को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने हित के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए, अपने वर्चस्व के लिए दो अलग अलग धर्रे में, ग्रुप में बट गए। इस दौर में एक बहुत ही 1749 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और वह युद्ध था अंबूर का युद्ध। इस अंबूर के युद्ध में जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक के जो राजा हैं, सुल्तान है अबरूद्दीन, वह मारा जाता है और चांद साहिबा कर्नाटक पर अधिकार करने में सफल हो जाता है, यानी डुप्ले की यहाँ जीत दिखाई देती है। इस क्रम में एक बहुत बड़ी घटना फिर दूसरा हैदराबाद में घटित होती है कि नासिरगंज को डुप्ले का समर्थन मिलता है और वह वहाँ निजाम बनने में, यानी सुल्तान बनने में सफल हो जाता है। डुप्ले ने नासिर जंग के साथ जो कमिटमेंट किया था उसको उसने पूरा किया और इसी क्रम में हम देखेंगे कि हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि होती है, जिसमें उत्तरी सरकार के नाम से प्रसिद्ध एल्लोर, चिकाकोल, राजमुंदरी और मुस्तफ़ानगर जैसे 4 बड़े जिले मिलते हैं। ये जिसे हम डुप्ले का जागीर भी कहते हैं, ये उत्तरी सरकार के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार यह एक प्रकार की सहायक संधि भी थी, क्योंकि हैदराबाद के निजाम से यह डुप्ले ने संधि की, जिसके अंतर्गत 10,000 की एक विशाल सेना मेजर बुस्सी के नेतृत्व में रखा गया था। तो बुस्सी जो हैदराबाद में रेजिडेंट के रूप में शामिल था, हम इस पर चर्चा करेंगे कि सहायक संधि अवध के नवाब के साथ भी एक तरह की सहायक संधि ही थी। और सहायक संधि पर हम लोग सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे और चर्चा करेंगे, वह चर्चा हम लोग का होगा आगे चलकर ब्लेजली के काल में। ब्लेजली के काल में सहायक संधि का अधिक महत्व होगा। फिर इस प्रकार जब अंग्रेज की स्थिति नाजुक हो रही थी, उसी समय में रॉबर्ट क्लाइव जो एक रीडर के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल हुआ था, उसने कहा कि यदि हम आरकट पर घेरा डालते हैं तो इस प्रकार त्रिचनापल्ली और मद्रास के घेरे फ्रांसीसी उठाने के लिए विवश होंगे। और इनके इन विचार से लाभ अंग्रेज को मिला, जिसके कारण यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव रातों रात अंग्रेज के बहुत बड़े नायक के रूप में, सेनापति के रूप में उभर कर सामने आ गए। इसी क्रम में डुप्ले जब अपनी चरम स्थिति पर था, अंततः फ्रांसीसी सरकार ब्रिटेन के दबाव में आकर डुप्ले को वापस बुलाता है और उसके जगह डुप्ले के जगह हम देखेंगे कि डुप्ले के स्थान पर गोडे को गवर्नर बनाया जाता है। गोडे ने 1754 ईस्वी में मद्रास की संधि द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध
युद्ध का समापन करते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से के मध्य इस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध था। 22 जनवरी 1760 को सर आयरकुट और काउंट डी लाली के बीच बॉन्डीवासा का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी का पतन देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डुप्ले के स्थान पर गोडहे को लाया गया। जो अयोग्य व्यक्ति था उसने द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन किया। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मूल कारण जो था, यूरोप में सप्तवर्षीय 7 वर्ष के युद्ध जो 1756 से 63 के बीच हुआ, यह मूल कारण तत्काल बन गया। दोनों के बीच जो संघर्ष थी, विवाद थी, वह चरम पर पहुंच गई और इस चरम अवस्था में जो फ्रांसीसी गवर्नर है काउंट डी लाली, उसकी बहुत सारी गलती थी, जिसमें सबसे बड़ी गलती थी कि सर आयरकुट के रणनीति को वह समझने में चूक की और 22 जनवरी 1760 को बॉन्डीवासा का एक युद्ध हुआ। यह 22 जनवरी 1760 का युद्ध जो आयरकुट और काउंट डी लाली के बीच हुआ, यह फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में सर आयरकुट की जीत होती है और फ्रांसीसी की हार। इस प्रकार फ्रांसीसी की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई, वह आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो गया और 1763 ईस्वी में जो पेरिस की संधि हुई, 1763 में पेरिस की संधि द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध की समापन हुआ, जिसके द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि फ्रांसीसी बस्ती जो भारत में है वह तो फ्रांसीसी के अधिकार में होगी, लेकिन आगे वह सिर्फ एक व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित होगी, कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेगी। यदि किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करती है तो उनके सभी भारत में जो परिसंपत्ति है, एसेट्स है, वह छीन ली जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बॉन्डीवासा के युद्ध में फ्रांसीसी का पतन हो गया और पेरिस की संधि के द्वारा उनके भारत में सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में रहने का अधिकार मिला। 1954 में आप देखेंगे कि भारत सरकार और ब्रिटिश फ्रांसीसी सरकार के बीच एक समझौता होती है, जिस समझौता के द्वारा भारत में जो फ्रांसीसी बस्ती है वह भारत सरकार को सौंपने के लिए एक मसौदा तैयार हुआ, एक रूपरेखा तैयार हुआ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।